अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि पीसीओएस के साथ मैंने कैसे कंसीव किया। वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मेरे पीसीओएस सिम्टम्स जो थे, तो फेशियल हेयर और पेनफुल पीरियड्स, वेट गेन, हेयर थिनिंग, इरेगुलर पीरियड्स और इनफर्टिलिटी। वो तो शादी के बाद मुझे मालूम हुआ, पर ये जो वेट गेन और फेशियल हेयर है, इससे अंदाज़ा इंसान को हो जाता है कि कुछ ना कुछ मसला तो है हार्मोन्स में। यहाँ पे फिर मैंने किया हार्मोन्स टेस्ट, अपना हार्मोन्स टेस्ट जब मैंने किया तो इसमें आपका एफएसएच टेस्ट होता है, एलएच टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो एफएसएच था वो हाई था, एलएच हार्मोन्स भी मेरे हाई थे, प्रोलैक्टिन जो था वो भी हाई था। फिर जो कि एस्ट्राडियोल बीटा ये मैं जानती भी नहीं थी और नॉर्मल भी था। तो उसके अलावा जो ग्लूकोज वो भी नॉर्मल था, इंसुलिन, फास्टिंग, ये सब कुछ इन्होंने कहा कि नॉर्मल था। तो तो इसके लिए उन्होंने मुझे डाइट का भी कहा था और इन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन भी दिए थे। प्रोलैक्टिन के लिए खासकर इन्होंने मुझे अलग से टैबलेट्स दिए थे, 4 टैबलेट्स थे और वीक में एक आनी थी। ये मेडिसिन थे जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे। एक लेट्रोजोल था और ग्लूकोफेज था। ये तो आपको पता है कि पीसीओएस में शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कम करनी चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। तो ग्लूकोफेज देते कि आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। और फिर ये जो मेडिसिन थी इन्होंने मुझे प्रोलैक्टिन के लिए दी थी। और यहाँ पे मैंने अपने साथ जो खुद की मेहनत की थी, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने डाइट पे जो की थी, तो सबसे पहले तो स्टे पॉजिटिव और अल्लाह से दुआ करें। स्वीट्स में हम कहते हैं चीनी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चीनी हो। अब आप चीनी छोड़ दें और बनाना रोज़ खाए तो बनाना में भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स होते हैं। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, स्वीट एंड टी, मतलब चाय में चीनी ना डालें। अब ज़्यादा लोगों को चाय का नशा होता है लेकिन उसमें चीनी नहीं डालनी है। ये चीज़ें मैंने ट्राई की थी, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसके ज़रिए फिर मेरा जो वेट था वो बहुत ही तेज़ी से कम हुआ। एक तो मैं इसके साथ ग्लूकोफेज लेती थी। ग्लूकोफेज जब भी लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप स्वीट्स इंटेक जो है वो कम कर दें। उसके बाद फिर मैं उस मंथ जब मैंने ये ट्रीटमेंट लिया था, उस मंथ मैंने पूरा मंथ हर रोज़ मैं रात 8 बजे को खाना बंद करती और फिर मैं वॉक करने जाती थी। वाइट राइस, वाइट फ्लावर ये मैंने छोड़ दिए थे, कंप्लीटली छोड़ दिए थे। इसके अलावा इसके बजाय मैं खाती थी ब्राउन राइस, कभी कभी खाती थी क्योंकि मुझे फिर भी डर होता था कि राइस तो है। और ब्राउन ब्रेड खाती थी और ईटिंग वॉलनट्स, ये तो मैं खाती थी। वॉलनट्स और सनफ्लावर सीड्स जो थे वो मैं खाती थी, मैं रोज़ खाती थी, थोड़ा सा खाती थी लेकिन खाती थी। और सैलड्स में ब्रोकली, क्यूकम्बर, ये वगैरह ये चीज़ें जो है बस ग्रीन सैलड्स मिक्स करके खाया करें। तो इससे आपको कंस्टिपेशन नहीं होगी, क्योंकि आप जब ये चीज़ें छोड़ देते हैं ना तो आपको फिर खतरा होता है कि आपको कंस्टिपेशन हो जाए। तो इसलिए ग्रीन सैलड्स खाया करें, इससे आपका कंस्टिपेशन का मसला नहीं होगा और आपको जो ताकत, जो एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, वो आपकी बॉडी को मिल सकती है। ये तो रात के 8 बजे से कुछ नहीं खाना, वॉक करके फिर सीधा सोने। अगर ज़्यादा भूख लग जाए ना तो फ्रूट्स में कुछ खा लें, लेकिन फ्रूट्स में बनाना बिल्कुल ना खाए और वाटरमेलन, मैंगो कम खाए, बहुत ज़्यादा मत खाए क्योंकि वो खुद भी स्वीट्स होते हैं। इसके अलावा मैंने अपना जो ट्रीटमेंट किया था वो मैंने यूएई अजमान सुबह हॉस्पिटल में किया था, क्योंकि मैं यहाँ रहती तो मैंने यहीं का हॉस्पिटल सेलेक्ट किया और मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं था, मुझे कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि इंश्योरेंस के बगैर इतना खर्चा आ सकता है। पर बस मैं दुआ करती थी कि अल्लाह बस जल्दी ये काम कर जाए, ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे ट्रीटमेंट्स करना, मेडिकल। तो मेरी डॉक्टर जो थी वो डॉक्टर शमीमा थी। उसकी टाइमिंग जो थी वो फ्राइडे को बैठती थी इस वाले ब्रांच में। एक जो ब्रांच है, इनके 2 ब्रांच है अजमान में, एक अलजर्फ में और एक इस एरिया में है, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे सही से नहीं आ रही। तो इस ब्रांच को मैं जाती थी और फ्राइडे को सिर्फ बैठती थी वहाँ पे। अगर आपको मतलब आपको फॉलिकुलर स्कैन के लिए बुलाए और वो तब उस दिन ना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसके दूसरे ब्रांच में जाए जिसका नाम है जो कि अलजर्फ में है। अलजर्फ में इनका दूसरा ब्रांच है, तो फिर वहाँ आप जा सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं। वैसे फॉलिकुलर स्कैन जब आप करते हैं ना तो डॉक्टर की ज़रूरत होती नहीं है, वो अलग से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो होती है वहाँ पे आपका स्कैन कराया जाता है। तो मुझे पहला स्कैन जो था वो साइकिल डे 12 पे कराया था। मेरे लेफ्ट ओवरी में एक फॉलिकल था और मेरा एंडोमीटर थिकनेस जो था उस टाइम 7 mm था। फिर मुझे डे 14 पर बुलाया गया और देखते हैं, अगर आपका फॉलिकल रप्चर नहीं हुआ होता तो आपको फिर HCG इंजेक्शंस जो होते हैं वो इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके ज़रिए फिर फॉलिकल को रप्चर करते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से मेरा जो फॉलिकल था वो रप्चर हो चुका था। तो अब आते हैं 2 वीक्स वेट, मतलब ये इसके डे 14 के बाद जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, आपको नहीं मिस करने। 2 वीक्स वेट जब आता है, 2 वीक्स वेट बहुत ही मुश्किल काम था लेकिन हो गया। और साइकिल डे, ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि 14 DPO जो होता है, 14 डेज़ पास्ट ओव्यूलेशन जो होता है, उस पर टेस्ट का पता चलता है। तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था, साइकिल डे 28 पर मैंने टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। तो ये मेरे टेस्ट थे 12 जून, साइकिल डे 28 था मेरा और ये मेरा पहला टेस्ट था 14 DPO को। यहाँ जाते जाते ये डार्क हो रहा था, पर यहाँ पे मुझे डाइस्टीलर हुआ है। डाइस्टीलर का मतलब होता है HCG इतनी बढ़ जाती है कि आपके कंट्रोल लाइन से टेस्ट लाइन डार्क हो जाती है। फिर यहाँ पे यहाँ मैंने एडिट लिखा है क्योंकि इसमें मैंने फिर पानी मिक्स कर दिया था, क्योंकि मेरा जो टेस्ट लाइन था वो फेड हो रहा था और मुझे डर था कि HCG कम क्यों हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में होता है जब HCG कम होती है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए फिर आप इसमें पानी डालते हैं, पानी जब डाल दें उसके बराबर पानी इसमें डाल दें तो आप दूसरा टेस्ट फिर ट्राई करें तो आप फिर देखेंगे आपका HCG जो होता है और टेस्ट लाइन जो होता है वो डार्क हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी HCG इतनी बढ़ गई है कि आपका टेस्ट उसे रीड भी नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपका टेस्ट लाइन फेड हो रहा है।
अच्छा, तो आपके साथ अब मैं थोड़े से सिम्टम्स शेयर करती हूँ। जब साइकिल डे 14 पर आपका जो फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, मतलब आपकी ओव्यूलेशन हो गई है। तो ये है डेज पास्ट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो एक एक दिन होता है, इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। हाँ, ज़्यादातर सिम्टम्स इंसान को फील नहीं होते, लेकिन फिर मैं फिर भी कुछ कुछ नोट करती थी। मैं बहुत ज़्यादा तकी रहती थी, बहुत ही ज़्यादा फटीग मुझे फील होती थी, टेम्परेचर हुआ था मुझे, और मुझे ब्लोटिंग हो रही थी, ज़्यादा सोती रहती थी, सारा दिन सोती रहती थी मैं। और उसके अलावा जो थोड़ी सी अजीब सी सिम्टम मुझे हुई थी यहाँ पे, शार्प एब्डोमिनल क्रैम्प्स। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि किसी ने मुझे अंदर से पकड़ लिया, मैं मूव नहीं कर पा रही थी। इतना शार्प पेन था कि मैं एक ही जगह पे बस बैठी थी और मूव नहीं, क्योंकि मैं अगर मूव करती ना तो पेन और भी ज़्यादा होता था। तो ये कम से कम 3-4 मिनट के लिए पेन था, और मुझे ऐसा शक हुआ कि शायद मैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का वेट कर रही थी 8 DPO पर। अक्सर 8 से 12 DPO पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये शार्प पेन जब मैंने सर्च किया तो नेट पे बता रहे थे कि हाँ इम्प्लांटेशन का पेन होता है। तो बस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अब देखो मैं सिर्फ 8 DPO पे थी, लेकिन मुझे खुशी यहाँ से शुरू होने लगी, क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ पेन था। उसके बाद ये गैस का मसला स्टार्ट हुआ, गम्स पेन, और ये जो सिम्टम थे आप खुद देख लें कि मैं बता नहीं सकती अब। तो ये सारे सिम्टम्स थे, ये मैंने सिर्फ इसलिए नोट किए थे कि मैं, चलो इस बार मैंने ट्रीटमेंट ली हुई है तो मैं देखती हूँ कि मेडिसिन के बाद मुझे कोई सिम्टम है या नहीं। अगर बाई चांस मैंने कंसीव कर भी लिया तो मेरे पास सिम्टम्स हो, और मैं ये नेक्स्ट टाइम के लिए नोट करना चाहती हूँ कि मेरे फर्स्ट बेबी के साथ मेरे क्या सिम्टम्स थे और सेकंड के साथ मेरे क्या सिम्टम्स होंगे, इसलिए मैंने ये नोट किए थे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को होंगे, किसी को तो 2-3 महीने तक ही पता नहीं चलता कि उन्होंने कंसीव किया है, पर मेरे ये सिम्टम्स थे। मैं 1 DPO से मुझे जो थकावट फील हो रही है ना, अब तक मैं वही थकावट का शिकार हूँ। अब लास्ट में बात आती है कि मुझे प्रेगनेंसी के लिए उन्होंने कौन से मेडिसिन दिए, तो ग्लूकोफेज दिया है, क्योंकि PCOS के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जब प्रेगनेंसी होती है तो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ख़तरा होता है। उसके अलावा मुझे डुफास्टोन दिया गया है, ये मिसकैरेज के रिस्क को कम करता है। और फेमिबियन ये जो है, बस ये तो वाइटामिन्स वगैरह फॉलिक एसिड मिक्स टैबलेट्स हैं। ये फॉलिक एसिड जो था ये मैंने 12 वीक्स तक फॉलिक एसिड ही लिया था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये आप छोड़ दें 12 वीक्स के बाद। फिर मुझे ये वाला टैबलेट्स जो थे, इसमें 1 भी है 2 भी है। जो फेमिबियन 1 है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए होता है, फेमिबियन 2 जो होता है वो सेकंड एंड थर्ड के लिए होता है। तो मुझे फिर कहा कि आप फॉलिक एसिड छोड़ दें, क्योंकि इस टैबलेट में पहले से ही फॉलिक एसिड मौजूद होता है। तो आई होप आप लोग के लिए कुछ हेल्प मिल जाए। आप लोग की ज़्यादातर हेल्प ये है कि आप लोग हार्मोन टेस्ट ज़रूर करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस है। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल रखना है, ये फिर आपकी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको कौन से मेडिसिन देते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ये आपकी अपनी मेहनत है, ये करें, और ये कभी इग्नोर ना करें। हार्मोन्स टेस्ट जो है ये ज़रूर करें।